हेलो एवरीवन, माय नेम इज़ प्रवीण कुमार और आज हम बात करने वाले हैं इलेक्ट्रोस्टैटिक्स के पार्ट थर्ड के बारे में। इसमें हम कवर करेंगे कुछ एनसीईआरटी के न्यूमेरिकल्स जो कि कोलोम्ब लॉ पर बेस्ड है और सुपरपोजिशन प्रिंसिपल्स के बारे में डिस्कस करेंगे। ये वीडियो कंप्लीट तक देखिए, कंप्लीट लास्ट तक देखिए और जो भी कॉन्सेप्ट है उसको नोट डाउन करते रहिएगा क्योंकि बार बार देखने के लिए आपके पास समय नहीं होगा। इस वीडियो को लाइक करिए, इस वीडियो को शेयर करिए और ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब करिए मेरे चैनल को। एंड इफ़ यू वांट टू फॉलो मी ऑन इंस्टाग्राम, ये आप इस आईडी पर जाके मुझे फॉलो कर सकते हो। कुछ एनसीईआरटी के न्यूमेरिकल्स हैं, जैसे एग्जाम्पल 1.4। एनसीईआरटी के न्यूमेरिकल्स ज़्यादा टफ नहीं होते हैं, बहुत इजी होते हैं, बट उसको इतना लंबा इतना बढ़ा चढ़ा कर लिख दिया जाता है कि लोग डर जाते हैं। ठीक है, तो मैंने उसको छोटा सा सिंपल वर्ड में लिख दिया है। एग्जाम्पल 1.4 है, उसमें कहा था सिंपली आप इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स को कंपेयर करिए, ग्रेविटेशनल फोर्स से कंपेयर करिए। दो सिचुएशन दिया हुआ है। पहला सिचुएशन ये है कि जब एक इलेक्ट्रॉन हो और एक प्रोटॉन हो तब निकालिए। दूसरा है कि जब दो प्रोटॉन हो तब निकालिए। इसी में एक सेकेंड पार्ट भी दिया हुआ था कि एक्सेलरेशन निकालिए इलेक्ट्रॉन का और प्रोटॉन का जब इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स दोनों के बीच में बन रहा है और उनके बीच की जो दूरी है वो 1 एंगस्ट्रॉम है। 1 एंगस्ट्रॉम जो होता है ये 10⁻⁻10 मीटर होता है, एक डिस्टेंस होता है। और इसमें मास ऑफ प्रोटॉन और मास ऑफ इलेक्ट्रॉन दिया हुआ है। तो इसको क्वेश्चन को करने से पहले हमें समझना होगा कि जो डायग्राम जो समझ जाता है वो किसी भी न्यूमेरिकल को कर सकता है। तो डायग्राम अगर हम बात करें, यहाँ पर जो दो डॉट है वो रिप्रेजेंट कर रहा है, एक इलेक्ट्रॉन को रिप्रेजेंट कर रहा है और एक प्रोटॉन को रिप्रेजेंट कर रहा है। इलेक्ट्रॉन हमेशा निगेटिव चार्ज होता है और प्रोटॉन हमेशा पॉजिटिव चार्ज होता है। तो हमें पता है कि जब दो अपोजिट चार्जेस होते हैं, अनलाइक चार्जेस अट्रैक्ट ईच अदर, तो यहाँ पर जो फोर्स इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स होगा वो अट्रैक्टिव होगा, तो दोनों एक दूसरे की तरफ होंगे, इनवर्ट साइड में होंगे। दिखाई दे रहा होगा एफ से रिप्रेजेंट कर रहा है, एफ इज़ द इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स और दोनों के बीच में जो डिस्टेंस है वो आर है। ग्रेविटेशनल फोर्स का अगर हम डायग्राम देखें, एक इलेक्ट्रॉन है एक प्रोटॉन है। ग्रेविटेशनल फोर्स चार्ज पर डिपेंड नहीं करता, वो मास पर डिपेंड करता है। तो मास ऑफ इलेक्ट्रॉन को रिप्रेजेंट कर रहे हैं एम से, मास ऑफ प्रोटॉन को रिप्रेजेंट कर रहे हैं एम से। दोनों का जो बीच में जो अट्रैक्टिव फोर्स है वो एफ है और इनके बीच की जो डिस्टेंस है वो आर मीटर मैंने ले लिया है। अब कोलोम्ब लॉ हम यहाँ पर लगाएंगे, फर्स्ट वाले स्टेज में लगाएंगे। तो हमने अट्रैक्टिव फोर्स में माइनस चार्ज ले लिया 1/4πε0 E/P/r²। सिंपली हमें क्या करना है, एक एक वैल्यू रख देना है। कैलकुलेशन बहुत आराम से करिएगा, कैलकुलेशन डिपेंड करता है कि आप कितना ज़्यादा प्रैक्टिस करते हो। 9 × 10⁹ जो होता है वो 1/4πε0 की वैल्यू होती है और चार्ज की यूनिट होती है, इलेक्ट्रॉन का जो चार्ज होता है वो 1.6 × 10⁻−19 और प्रोटॉन का भी सेम होता है। अब यहाँ पर हमने कंसीडर किया है कि जो मीडियम है वो एयर है, इसीलिए एप्सिलॉन आर, जिसको हम लोग परमिटिविटी ऑफ मीडियम भी बोलते हैं, ये 1 हमने ले लिया है। इसी तरीके से ग्रेविटेशनल फोर्स भी लगाएंगे। ग्रेविटेशनल फोर्स का जो फार्मूला होता है वो -G m1m2/r²। यहाँ पर m1 जो है वो इलेक्ट्रॉन का मास है, me से रिप्रेजेंट कर रहा है, mp जो है प्रोटॉन का मास है, g जो होता है वो ग्रेविटेशनल कांस्टेंट होता है, इसकी यूनिट होती है 6.67 × 10⁻11 मीटर क्यूब अपॉन kg सेकेंड स्क्वायर। और मास ऑफ इलेक्ट्रॉन 1.67 × 10⁻27 और मास ऑफ प्रोटॉन हमने रख दिया। सिंपली हमें करना क्या है, हमने इन दोनों को डिवाइड कर देना है। डिवाइड करेंगे तो इस तरीके से एक बनकर आएगा। फिर हम जब इसको पूरा सॉल्व करेंगे तो ये 0.227 × 10⁻40 आता है। इसको हम लोग इस तरीके से भी लिख सकते हैं, F = 2.27 × 10⁻39 Fg। अब इससे समझ में क्या आता है, इस आंसर से ये चीज़ समझ में आता है कि जो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स होता है वो बहुत ज़्यादा होता है इन कंपेयर टू ग्रेविटेशनल फोर्स। ग्रेविटेशनल फोर्स जो होता है सबसे वीकेस्ट फोर्स माना जाता है। तो इस न्यूमेरिकल से ये चीज़ समझ में आता है। और इन दोनों का यूनिट जो है सेम है, तो यानी कि दोनों का सेम डायरेक्शन है, दोनों सेम एक दूसरे को अट्रैक्ट कर रहे हैं। अब हम आते हैं पार्ट सेकेंड पर। इसमें क्या किया है कि दो प्रोटॉन है, जो डॉट थे, जैसे हमने लास्ट में इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन लिया था, तो यहाँ पर हमने दोनों प्रोटॉन ले लिया है। तो प्रोटॉन दोनों पॉजिटिव चार्जेस होते हैं, तो रिपल्सिव फोर्स होगा और Fe बाहर के साइड होगा। ग्रेविटेशनल फोर्स तो अट्रैक्टिव होगा क्योंकि ग्रेविटेशनल फोर्स हमेशा अट्रैक्टिव होता है।
अब हम सिंपली वही कोलोम्स लॉ लगाएंगे यहाँ पर 1/4πε0, यहाँ पर p² हो जाएगा। p का मतलब दोनों प्रोटॉन है तो दोनों के चार्जेस स्क्वायर हो जाएंगे। सिंपली इसको हम सॉल्व करेंगे तो ये इक्वेशन नंबर 1 आ जाएगा से। और सेकंड जो हम फार्मूला लगाएंगे ग्रेविटेशनल फोर्स, यहाँ पर याद रखना है यहाँ पर मास ऑफ प्रोटॉन है तो 1.67 × 10⁻⁻27 का होल ऑफ स्क्वायर हो जाएगा। अब इन दोनों को हमने जैसे पहले किया था वैसे हम डिवाइड करेंगे। इस तरीके से सॉल्व करोगे न्यूमेरिकल तो F = -1.238 × 10⁻36। माइनस साइन क्यों लगाया गया है? क्योंकि ग्रेविटेशनल फोर्स निगेटिव था और इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स पॉजिटिव था तो माइनस बचा हुआ है। तो यहाँ पर जो आंसर आएगा इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स जो होता है वो निगेटिव ऑफ 1.238 × 10⁻36 Fg। अब यहाँ पर भी ये चीज़ समझ में आता है कि इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स जो होता है बहुत ज़्यादा होता है एज़ कम्पेयर टू ग्रेविटेशनल फोर्स। निगेटिव साइन से ये रिप्रेजेंट होता है कि ये दोनों फोर्स जो हैं एक दूसरे के अपोजिट डायरेक्शन में, ठीक है। मैग्नीट्यूड ज़्यादा होता है और जो फोर्स होता है वो एक दूसरे के अपोजिट साइड होते हैं। तो ये न्यूमेरिकल बहुत इंपॉर्टेंट है। इस न्यूमेरिकल से बहुत सारा थ्योरी, बहुत सारे एग्ज़ाम में क्वेश्चंस आते हैं कि कौन से फोर्स ज़्यादा स्ट्रांग होते हैं, ग्रेविटेशनल होता है या इलेक्ट्रोस्टैटिक्स होता है। तो आप इससे समझ चुके होंगे कि इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ज़्यादा होता है इन कंपेयर टू ग्रेविटेशनल फोर्स। अब हम आते हैं इसी के सेकेंड पार्ट पर जहाँ पर हमें एक्सेलरेशन निकालना था। अब अगर हम पहली सिचुएशन देखें जब एक इलेक्ट्रॉन और एक प्रोटॉन है तो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स हमने निकाल लिया है जो कि माइनस साइन रिप्रेजेंट कर रहा है क्योंकि रिपल्सिव फोर्स अट्रैक्टिव फोर्सेज हैं। तो -23.04 × 10⁻⁹ न्यूटन आ गया। इसी तरीके से दो प्रोटॉन के लिए भी हमने निकाल लिया, ठीक है। उसमें प्लस साइन आएगा क्योंकि रिपल्सिव फोर्सेज हैं। एक्सेलरेशन का फॉर्मूला ऑफ फोर्स का जो फार्मूला होता है वो होता है मास इनटू एक्सेलरेशन। अब हमने क्या किया, हमने फर्स्ट पार्ट में हमें एक्सेलरेशन ऑफ इलेक्ट्रॉन निकालना है तो AE = FE/mE। mE रिप्रेजेंट द मास ऑफ इलेक्ट्रॉन। हमने सिंपली फोर्स ऑफ इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स रखा और मास ऑफ इलेक्ट्रॉन रख दिया तो एक्सेलरेशन ऑफ हमारा इलेक्ट्रॉन आ गया और ये माइनस साइन में आएगा। इसी तरीके से हमने प्रोटॉन में रखा, बस हमें मास ऑफ प्रोटॉन रख देना है, FE/mP रख देंगे तो मास ऑफ एक्सेलरेशन ऑफ प्रोटॉन आ जाएगा। अब समझना क्या है इस क्वेश्चन में, यहाँ पर जो निगेटिव साइन है वो रिप्रेजेंट कर रहा है कि ये जो एक्सेलरेशन है वो अट्रैक्टिव है। ड्यू टू अट्रैक्टिव फोर्स की वजह से ये एक्सेलरेशन हो रहा है, दोनों एक दूसरे की तरफ अट्रैक्ट हो रहे हैं। इसी तरीके से प्रोटॉन का भी हम मास निकालेंगे तो यहाँ पर AP = FE/mP होगा और ये पॉजिटिव साइन होगा। पॉजिटिव साइन रिप्रेजेंट कर रहा है कि रिपल्सिव फोर्स की वजह से जो एक्सेलरेशन आ रहा है इसलिए पॉजिटिव साइन है। तो इस तरीके से हम एक्सेलरेशन निकाल सकते हैं। जितना ज़्यादा आप प्रैक्टिस करोगे उतना ज़्यादा आपको कॉन्फिडेंट आएगा इस चीज़ पर। अब हम आते हैं सेकंड एग्जाम्पल नंबर 1.5 पर। ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, इसमें भी बहुत सारे बड़े बड़े कॉन्सेप्ट लिखे हुए हैं। मैंने इसको सिंपल में कर दिया। इसमें 3 सिचुएशन बताया गया है। पहला सिचुएशन ये है कि एक मेटेलिक स्फीयर है जिसको A से रिप्रेजेंट कर रहा है, वो चार्ज स्फीयर है, उसको नायलॉन से लटकाया गया है। और एक चार्ज स्फीयर है B जिसको हैंडल से, इंसुलेटिंग हैंडल से पकड़ा गया है। इंसुलेटिंग हैंडल से पकड़ा गया इसका मतलब कोई भी चार्ज फ्लो नहीं होगा। इन दोनों के बीच की जो डिस्टेंस है वो 10 सेंटीमीटर है। सेकेंड सिचुएशन क्या था कि दो अनचार्ज स्फीयर है जैसे C और D, दोनों का साइज बिल्कुल सेम टू सेम है। वो एक दूसरे से अटैच करते हैं, मतलब टच करते हैं, A और B से टच कर रहे हैं। तो जब हम किसी अनचार्ज बॉडी को चार्ज बॉडी से टच करते हैं और दोनों आइडेंटिकल शेप में होता है तो दोनों ही बॉडी में इक्वल अमाउंट ऑफ जो चार्जेस होते हैं वो डिस्ट्रीब्यूट हो जाते हैं। मतलब अगर Q चार्ज रखा गया है एक मेटेलिक स्फीयर में तो जब टच करेंगे किसी दूसरे स्फीयर को तो दोनों में आधा आधा बढ़ जाएगा। तीसरा सिचुएशन दिया गया है कि जब हम टच करने के बाद, अनचार्ज स्फीयर को टच करने के बाद उसको हम दूर कर देते हैं और उनकी जो डिस्टेंस है उसको हम हाफ़ कर देते हैं। मतलब 10 सेंटीमीटर की बजाय हमने 5 सेंटीमीटर कर दिया। अब इसमें मैं सिंपली कहा था कि हमें फोर्स निकालना है, किस इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स निकालना है मेटेलिक स्फीयर A पर और B पर, दोनों पे फोर्सेस बराबर ही होंगे। अब हम इस क्वेश्चन को स्टार्टिंग टाइम से करते हैं। स्टार्टिंग टाइम में क्या था कि जब हमारा Q1 और Q2 इनिशियल चार्ज था, हमने लेट कर लिया, सपोज कर लिया, और जो डिस्टेंस था वो 10 सेंटीमीटर था। इसको मीटर में कन्वर्ट कर लीजिए, 0.1 मीटर हो जाएगा। सिंपली कोलोम्ब फोर्स Fe से रिप्रेजेंट कर रहे हैं
Fv का फार्मूला हमने कोलोम फोर्स यहाँ पर लगा दिया है। फोर्स का फार्मूला कोलोम्स लॉ का हमने फार्मूला रखा और सारी यूनिट को हमने प्लेस कर दिया। तो एक इक्वेशन नंबर 1 ये आ गया। इसी तरीके से जब अनचार्ज बॉडी हम टच करें तो जो चार्जेस होंगे वो दोनों में हाफ हो जाएंगे, Q1/2 Q2/2 हो जाएगा। और डिस्टेंस जो है 5 सेंटीमीटर है, इसको भी मीटर में कन्वर्ट कर लेंगे, 0.05 मीटर। सिंपली हमने वही कोलोम लॉ फार्मूला रखा और फोर्स को हम लोग रिप्रेजेंट कर रहे हैं Fe डैश से, और इसको भी आप कैलकुलेट करोगे तो इस तरीके से एक आ जाएगा। ये इक्वेशन नंबर 2 है। अब इक्वेशन फर्स्ट और इक्वेशन 2 को आप जब कंपेयर करोगे तो आपको पता चलेगा Fe = Fe डैश। इसका मतलब दोनों इस सिचुएशन में जब हम लोग चार्ज को हाफ कर दें और डिस्टेंस को भी हाफ कर दें तो जो फोर्स रहेगा, जो आपका फोर्स रहता है वो बिल्कुल सेम रहेगा। और ये सिंपली आप फार्मूला से भी देख सकते हो कि चार्ज जो कोलोम फोर्स जो होता है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है मल्टीप्लाई ऑफ चार्जेस एंड इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू स्क्वायर ऑफ डिस्टेंस बिटवीन देम। नाउ अब आते हैं हम लोग सुपरपोजिशन प्रिंसिपल पर। सुपरपोजिशन प्रिंसिपल का मतलब होता है जैसे कोई भी एक चार्ज है, उस चार्ज के आसपास में बहुत सारे और भी चार्ज हैं, उनकी वजह से कितना उस पर फोर्स लग रहा है, उन सभी फोर्सेस को कितना इकट्ठा फोर्स लग रहा है उसको निकालने को हम लोग बोलते हैं सुपरपोजिशन प्रिंसिपल। सिंपली इसका फॉर्मूला अगर हम इसका डेफिनेशन देखें, टोटल फोर्स एक्टिंग ऑन अ गिवन चार्ज। जिस चार्ज पर हमें फोर्स निकालना है उसको हम लोग टेस्ट चार्ज बोलते हैं, और जो नंबर ऑफ चार्जेस होते हैं जिसकी वजह से फोर्स उस टेस्ट चार्ज पे लग रहा है उसको हम लोग सोर्स चार्ज बोलते हैं। इज़ द वेक्टर सम ऑफ इंडिविजुअल फोर्सेस एक्टिंग ऑन द टेस्ट चार्ज ड्यू टू ऑल द चार्जेस। मतलब एक फोर्स की वजह से जो टेस्ट चार्ज पर एक चार्जेस की वजह से जो टेस्ट चार्ज पर फोर्स लग रहा है उन सभी को वेक्टरली सम कर दिया जाए तो टोटल आपका फोर्स निकल जाएगा। इसका इंपॉर्टेंस कहाँ पर है? सुपरपोजिशन आपका यूज़ किया जाता है जब बहुत सारे चार्जेस हों और किसी एक पॉइंट चार्ज पर आपको फोर्स निकालना होता है, तब हम लोग सुपरपोजिशन को यूज़ करते हैं। डेरिवेशन कैसे करना है? डेरिवेशन करने से पहले हमें डायग्राम को समझना बहुत ज़रूरी है। इस डायग्राम में आप देखोगे हमने एक 3 कोऑर्डिनेट है x, y, z, और एक Q0 चार्ज है जिसको हम लोग टेस्ट चार्ज बोल रहे हैं। इसी चार्ज पर हमें फोर्स निकालना है, बाकी लोगों से कितना फोर्स लग रहा है। इसका जो पोजीशन वेक्टर है वो ओरिजिन से R0 है, और Q1, Q2, Q3 और बहुत सारे चार्जेस हैं, Q1 तक बहुत सारे चार्जेस हैं, नंबर ऑफ़ चार्जेस हैं। सभी का पोजीशन वेक्टर R1, R2, R3, Rn दिया हुआ है। ठीक है, इसी तरीके से अगर आप नोट्स बनाना चाहते हो तो प्रॉपरली आप लिख भी सकते हो, जैसे मैंने यहाँ पर लिखा हुआ है, और ये सारी चीज़ें आप नोट्स में अपना लिख सकते हो। जो F01 रिप्रेजेंट कर रहा है, ये रिप्रेजेंट कर रहा है फोर्स ऑन Q0 एक्टिंग फोर्स ऑन Q0 ड्यू टू Q1। उसी तरीके से यहाँ पर फोर्स ऑन Q0 ड्यू टू 2 चार्जेस, ये अलग अलग इंडिविजुअल फोर्सेस रिप्रेजेंट कर रहे हैं। अब टोटल फोर्स जो होगा Q0 पर कितना फोर्स एक्ट करेगा, इसी को सुपरपोजिशन प्रिंसिपल बोलते हैं। तो ये क्या होता है, टोटल सभी फोर्सेस को जोड़ दिया जाए, F01 प्लस F02, F03 सो ऑन टू F0n। इनका सम जो होता है वो टोटल फोर्स होता है Q0 पर, इसी को हम लोग सुपरपोजिशन प्रिंसिपल बोलते हैं। अब इसके लिए इसको हम लोग ऐसे रिप्रेजेंट करते हैं, F टोटल फोर्स इज इक्वल टू समीशन ऑफ F0i। i जो होगा वो 1 से वेरी करेगा n तक। ठीक है, ये एक फार्मूला होता है, इन फार्मूला को आप लर्न कर लो। अब हम आते हैं, अगर हमें फोर्स निकालना है Q0 पर ड्यू टू Q1, हमने लास्ट वीडियो में पोजीशन वेक्टर में कैसे कोलोम लॉ निकालना है वो हमने डिस्कस किया था। तो 1/4πε0 Q0 Q1 अपॉन मॉडुलस ऑफ R0 वेक्टर माइनस R1 वेक्टर का होल क्यूब। ठीक है, और ऊपर R0 वेक्टर माइनस R1 वेक्टर, ये आपका पोजीशन वेक्टर रिप्रेजेंट कर रहा है। तो ये एक हमारा फार्मूला आ गया, फोर्स ऑन Q0 ड्यू टू Q1। सिंपली इसी तरीके से हमने फोर्स ऑन Q0 ड्यू टू Q2 भी निकाल लिया, इसी तरीके से हमने Q0 ड्यू टू Q1 भी निकाल लिया। बस हमारा R0 माइनस Rn हो जाएगा और नीचे R0 माइनस Rn का मॉडुलस का क्यूब हो जाएगा। अब हमने क्या किया, हमने सिंपली सुपरपोजिशन प्रिंसिपल लगाया, जैसा कि हमने डिस्कस किया था लास्ट में अभी। तो इन सभी को हमने क्या किया, जोड़ दिया।
यही आपका सुपरपोजिशन प्रिंसिपल हो गया। इसको हम शॉर्ट फॉर्म में भी लिख सकते हैं, समेशन के फॉर्म में भी लिख सकते हैं। सबसे पहले हमने कॉमन ले लिया, क्यू नॉट अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट कॉमन ले लिया, क्योंकि ये कांस्टेंट है, इसको हमने बाहर ले लिया। फिर हमने क्या किया, हमने क्यू नॉट अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट समेशन ऑफ आई वरी इज इक्वल टू 1 से n तक आर नॉट माइनस आर एन वैक्टर कर दिया, और आर नॉट माइनस आर एन का मॉडुलस ऑफ क्यूब रख दिया। ये हमारा सुपरपोजिशन प्रिंसिपल हो गया। और ये फार्मूला हर जगह काम आने वाला है, जहाँ पर भी आपको एक से ज़्यादा फोर्सेस दिए, एक से ज़्यादा चार्जेस दिए होंगे, वहाँ पर आप ये फार्मूला इस्तेमाल कर सकते हो। ठीक है, और बस याद रखना वेक्टरली सम करिएगा, नहीं तो यूनिट में जो यूनिट होगा वो आपका जो डायरेक्शन होगा वो निकालने में प्रॉब्लम आएगा। तो वेक्टर फार्मूला का यूज़ करना है हमें। अब आते हैं हम लोग कुछ न्यूमेरिकल्स पर। उस न्यूमेरिकल को करने से पहले क्विक रिवीजन मैं कराना चाहूँगा। ये हमने बहुत पहले पढ़ा हुआ है बट हम लोग भूल जाते हैं, तो इस न्यूमेरिकल को करने के लिए इन सारी चीज़ों की ज़रूरत पड़ेगी। सबसे पहले सेंट्रॉइड ऑफ ट्रायंगल क्या होता है। सेंट्रॉइड क्या होता है, जैसे कोई भी इसका डेफिनेशन आप देखोगे, फॉर अ 2 डायमेंशनल शेप ट्रायंगल द सेंट्रॉइड इज ऑब्टेन्ड बाय द इंटरसेक्शन ऑफ इट्स मीडियन, द लाइन सेगमेंट ऑफ मीडियन जॉइन वर्टेक्स ऑफ द वर्टेक्स टू द मीड पॉइंट ऑफ द अपोजिट साइड, ऑल 3 मीडियंस मीट एट द सिंगल पॉइंट, द पॉइंट ऑफ कंकरेंसी इज नोन एज सेंट्रॉइड ऑफ द ट्रायंगल। सिंपल हिंदी में अगर मैं बताऊं, जैसे ABC ट्रायंगल के 3 वर्टेक्स हैं, इन वर्टेक्स से 3 मीडियन निकलेंगे। मीडियन का मतलब होता है एक ऐसा लाइन जो ए के अपोजिट साइड को इक्वल पार्ट में डिवाइड करे। जैसे ये ए है, ए से एक लाइन हमने ड्रॉ किया जो कि BC को इक्वल पार्ट में डिवाइड कर रहा है, इसको हम लोग मीडियन बोलते हैं। और तीनों वर्टेक्स से जब हम मीडियन ड्रॉ करते हैं तो जो पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन होता है उसको हम लोग बोलते हैं G पॉइंट, इसको हम लोग सेंट्रॉइड बोलते हैं। ठीक है, इसके कुछ प्रॉपर्टीज़ होते हैं। सबसे पहला प्रॉपर्टी यही है कि जो सेंट्रॉइड होता है वो तीनों मीडियन का इंटरसेक्टिंग पॉइंट होता है। ठीक है, और दूसरा पॉइंट ये होता है कि ये कॉन्करेंसी होता है। कॉन्करेंसी का मतलब होता है, अगर हमने ट्रायंगल का केस लिया है तो कॉन्करेंसी का मतलब होता है जो सेंट्रॉइड होगा वो उस ट्रायंगल के अंदर रहेगा, मतलब बाहर नहीं रहेगा, अंदर रहेगा। लेकिन हाँ, सेंट्रॉइड बाहर भी हो सकता है। बहुत सारे डिफरेंट काइंड ऑफ शेप्स होते हैं, उनके सेंट्रॉइड जो होते हैं बाहर भी होते हैं, बट ट्रायंगल के केस में अंदर होगा। इसीलिए इसको इन सेंटर भी बोलते हैं, सर्कम सेंटर भी बोलते हैं, सेंट्रॉइड बोलते हैं। और जो सेंट्रॉइड होता है वो पोजिशनल इनसाइड होता है ट्रायंगल के। और सबसे इम्पॉर्टेंट पॉइंट है, चौथा जो इम्पॉर्टेंट पॉइंट है, हमेशा जो सेंट्रॉइड होता है वो मीडियन को भी डिवाइड करता है 2:1 रेशियो पर। मतलब अपोजिट साइड को तो वो डिवाइड करेगा ही करेगा इक्वल पार्ट में, लेकिन मीडियन भी डिवाइड होता है। जो सेंट्रॉइड होता है वो 2:1 पॉइंट पर होता है। अब हम आते हैं कुछ ट्रिग्नोमेट्री पर भी हम बात करेंगे। तो यहाँ पर ट्रिग्नोमेट्री के बहुत सारे यूनिट्स दिए हुए हैं, जैसे साइन, कॉस, टैन, कॉट। इन यूनिट को मुझे पता है ये सारी चीज़ें आपको पता होगा, बट बहुत सारे लोग भूल जाते हैं, तो यहाँ से आप रिवीजन कर सकते हो। ठीक है, और हमें वेक्टर के रूल्स भी पता होने चाहिए। ये स्क्वायर रूल होता है वेक्टर का, क्लास 11th में आपने पढ़ा होगा। बस इसका रिजल्टेंट वेक्टर निकालने का फॉर्मूला आप देख लो। जैसे यहाँ पर p² √ p² + q² + 2p cos θ, where θ is the distance between, θ is the angle between वेक्टर q and वेक्टर p। ठीक है, तो इस तरीके से हम ये सारी चीज़ों को हमने रिवाइज़ कर लिया। अब हम आते हैं कुछ NCERT के न्यूमेरिकल्स पर जो कि सुपरपोजिशन पर बेस्ड है। सबसे पहला एग्जांपल है 1.6 का। इसमें सिंपली ये फॉर्मूला, इस न्यूमेरिकल में कहा गया है कि एक ट्रायंगल है, ABC से रिप्रेजेंट कर रहे हैं, और जितने भी वर्टेक्स हैं जैसे A और B और C जो डॉट रिप्रेजेंट कर रहे हैं, वहाँ पर 3 चार्ज हैं। तीनों चार्जेस के यूनिट और मैग्नीट्यूड बराबर है, जिसको Q से रिप्रेजेंट कर रहे हैं। और हमें सेंट्रॉइड पर निकालना है कितना रिजल्टेंट फोर्स होगा, Q पर, हमें ये निकालना है। तो अब इस डायग्राम को समझना है। इस डायग्राम को समझने के लिए, और ये इक्विलेटरल ट्रायंगल है, तो सभी साइड जो है बराबर है, सभी साइड हमारा L से रिप्रेजेंट हो रहा है। अब आप देखोगे जो सेंट्रॉइड है, सेंट्रॉइड जो है
वहाँ पर उसको क्यू से रिप्रेजेंट ओ से रिप्रेजेंट कर रहे हैं, वहाँ पर टेस्ट चार्ज रखा गया है कैपिटल क्यू। कैपिटल क्यू वहाँ पर 3 फोर्सेज क्योंकि 3 अदर चार्जेस हैं तो 3 अदर फोर्स उस पर होंगे। जैसे ए पर जो चार्ज रखा गया है उसकी वजह से जो फोर्स क्यू पर हो रहा है, कैपिटल क्यू पर हो रहा है सेंट्रॉइड पर, वो F1 से रिप्रेजेंट कर रहे हैं। और वो दोनों पॉजिटिव चार्ज, अगर कुछ भी ना कहा हो ना तो पॉजिटिव चार्जेस कंसीडर किया करें। तो पॉजिटिव चार्जेस है तो रिपल्सिव फोर्सेज होंगे, मतलब कि बाहर के साइड हो रहा है। F1 जो है वो बाहर के साइड रिप्रेजेंट कर रहा है। उसी तरीके से F2 जो है बाहर के साइड रिप्रेजेंट कर रहा है। F3 जो है सी से जो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स है वो भी बाहर के साइड में रिप्रेजेंट कर रहा है। R1 जो है वो यूनिट वेक्टर है, वो रिप्रेजेंट यूनिट वेक्टर है जो कि सेम डायरेक्शन में है, एक्टिंग अलोंग द फोर्स डायरेक्शन। मतलब जो यूनिट वेक्टर का डायरेक्शन है वो फोर्स के ही डायरेक्शन में है। और ये ए ओ है, ए ओ क्या है, वो डिस्टेंस है, सेंट्रॉइड का वर्टेक्स 1 से कितना दूरी है। उसी तरीके से बी ओ क्या है, सेंट्रॉइड से और बी वर्टेक्स की दूरी और सेंट्रॉइड से सी वेक्टर की दूरी। और ये दोनों डिस्टेंस जो होते हैं सेम होते हैं। सेंट्रॉइड इसीलिए तो बोला जाता है इसको कि सारे वर्टेक्स से एक ऐसा डिस्टेंस निकालो तीनों डिस्टेंस बिल्कुल बराबर हो। तो ये ए ओ, बी ओ और सी ओ जो है ये डिस्टेंस बराबर है। तो इस क्वेश्चन में हमें सारी चीज़ें पता है, बस हमें डिस्टेंस निकालना है, ये ए ओ, बी ओ और सी ओ निकालना है। इसीलिए मैंने लास्ट में मैंने सेंट्रॉइड के बारे में बताया था। तो आप देखो जो ये मीडियन है, जैसे ए से जो मीडियन, ए वर्टेक्स से जो मीडियन ड्रॉ किया गया बी सी पर, वो ई पर जाकर अपोजिट साइड है जो बी सी है, ई पर जाकर उसने पॉइंट किया और उसने इक्वल पार्ट में डिवाइड कर दिया, जो L/2 से डिवाइड हो, मतलब 2 इक्वल पार्ट में उन्होंने डिवाइड कर दिया। इसी तरीके से बाकी साइड में भी ऐसे ही होता है। हमें सिंपली क्या निकालना है, हमें फोर्स निकालना है क्यू चार्ज पर ड्यू टू ऑल द 3 चार्जेस। हमें डायग्राम समझ में आ गया। अब न्यूमेरिकल हम बहुत आसानी से कर सकते हैं सुपरपोजिशन प्रिंसिपल लगा के। ठीक है, सबसे पहले हमें डिस्टेंस निकालना है। जिसने डिस्टेंस निकाल दिया वो इस न्यूमेरिकल को बहुत ईजिली कर सकता है। यहाँ पर ए ई, बी एफ एंड सी जी जो है वो मीडियन है जो कि इंटरसेक्ट कर रहा है एक पॉइंट पर जिसको सेंट्रॉइड बोलते हैं। हमें पता है इक्विलेटरल ट्रायंगल में जो बाकी एंगल्स होते हैं वो 60 डिग्री होती है। और हमें ये भी पता है जो ए ई है, सॉरी ये ए ई नहीं होगा, ये ए बी, ये आपका ए ई जो होगा, जो मीडियन दिया हुआ है वो ए ओ प्लस ओ ई होता है। और हमने लास्ट प्रॉपर्टी ऑफ सेंट्रॉइड में ये भी देखा था कि जो मीडियम होता है वो 2:1 रेशियो में डिवाइड हो जाता है। ठीक है, अब सिंपल सा हमें राइट एंगल ट्रायंगल सपोज करना है। जैसे ई सी, अब लास्ट डायग्राम में अगर आप देखोगे मैंने बताया ई सी और बी ई जो है वो L/2 हो जाएगा, L/2 हो गया। ई क्या हो जाएगा, ई जो होगा वो √3/2L हो जाएगा, √3/2L हो जाएगा। अब ये कैसे होगा, देखो ए सी और ई जो है ये एक राइट एंगल ट्रायंगल है, क्योंकि एंगल सी जो है वो 60 डिग्री है। और हमें पता है कि एंगल जो वर्टेक्स ए है वहाँ पर मीडियन हमने ड्रॉ किया है तो 2 इक्वल एंगल में डिवाइड हो जाता है, मतलब ये 30 डिग्री हो गया। तो 30 + 60 90 होता है, तो एंगल ई जो होगा वो 90 डिग्री होगा। तो किसी भी ट्रायंगल का अगर एक एंगल 90 डिग्री होता है तो वो राइट एंगल ट्रायंगल होता है। फिर यहाँ पर हम लोग पाइथागोरस थ्योरम लगाएंगे जिसमें हाइपोटेनस स्क्वायर इज इक्वल टू आपका परपेंडिकुलर स्क्वायर प्लस बेस स्क्वायर। ये सब बहुत छोटी छोटी चीज़ें हैं, बहुत सारे लोग भूल जाते हैं, इसलिए मैं प्रॉपरली डिस्कस कर रहा हूँ। तो उस फॉर्मूले को यूज़ करेंगे तो ए का डिस्टेंस हमें पता चल जाएगा जो कि √3/2L आएगा। अब हमें पता है कि ए ओ अपॉन ओ ई 2:1 होता है। हमने सिंपली इस फॉर्मूले में रख कर ए ओ का वैल्यू हमने निकाल लिया। इसको आप करोगे तो ए ओ का जो डिस्टेंस आएगा वो L/√3 आएगा। ठीक है, L/√3 आएगा। इस तरीके से हमने प्रॉपरली, थोड़ा सा मैथमेटिक्स है, थोड़ा सा न्यूमेरिकल है, ठीक है, इस तरीके से हमने डिस्टेंस निकाल लिया। और यही डिस्टेंस बी ओ का भी होगा, ओ सी का भी होगा। अगर ये चीज़ ना समझ में आया तो आप प्रॉपरली मुझसे पूछना, मैं कमेंट बॉक्स में मुझे कमेंट करना, मैं आपको और भी अच्छे से बताऊँगा। तो इस तरीके से हमने डिस्टेंस निकाल लिया। अब हम आते हैं फोर्स निकालते हैं। फोर्स हमें निकालना है कैपिटल क्यू पर ड्यू टू Q1। तो सिंपली वही कोलोम्स लॉ लगाएंगे, 1/4πε0 कैपिटल क्यू स्मॉल क्यू अपॉन आर वेक्टर का अब ये जो मॉडुलस होता है ये रिप्रेजेंट करता है मैग्नीट्यूड, तो मॉडुलस ऑफ आर वेक्टर स्क्वायर। ठीक है, और यूनिट वेक्टर हम लेकर चल रहे हैं तो नीचे क्यूब नहीं होगा, यूनिट वेक्टर को कैप से रिप्रेजेंट करते हैं, R1 कैप, तो नीचे स्क्वायर रहेगा, क्यूब नहीं रहेगा। हमने सिंपली कोलोम लॉ लगा दिया। इसी तरीके से F2 के लिए भी हमने कर लिया।
और इसी तरीके से हमने F3 के लिए भी कर लिया। सिंपली बस हमें क्या करना है, बस हमें हमारे में वेक्टर का साइन चेंज होगा, बाकी सब कुछ सेम रहेगा। हमें डिस्टेंस पता है AO BO और CO जो है L/√3 है, और इसको हम लोग यही AO जो है वो मॉडुलस ऑफ R1 है, मॉडुलस ऑफ R3 है और मॉडुलस ऑफ R3 है। ठीक है, ये मैग्नीट्यूड रिप्रेजेंट कर रहे हैं। हमने सिंपली उस फॉर्मूले में रख दिया, इस तरीके से हमारा इक्वेशन 4 आ गया। ठीक है, इसको आप सॉल्व करोगे इस तरीके से आ जाएगा। अब हमें करना क्या है, अब हमें रिजल्टेंट फोर्स निकालना है। तो देखिए Q पर 3 तरीके के फोर्सेज एक्ट हो रहे हैं, F1 F2 F3। ठीक है, F2 और F3 के बीच में जो एंगल है वो 120 डिग्री का है। तो हम लोग वही वाला जो क्लास 11th में हमने पढ़ा था वेक्टर सम, जब वेक्टर सम को कैसे निकाला जाए वो वाला फार्मूला लगाएंगे। ठीक है, सिंपली हमने एक फार्मूला लगाया, रिजल्टेंट जो होगा वो F2 प्लस F3 वैक्टर माइनस F3 वैक्टर माइनस F1। अब मैंने डायरेक्टली माइनस F1 क्यों कर दिया, क्योंकि आप देख रहे हो रिजल्टेंट और F1 का डायरेक्शन अपोजिट है, तो दोनों को हमने माइनस कर दिया। ठीक है, अब पहले मैंने क्या किया, R डैश निकाला। R डैश का मतलब होता है F1 वैक्टर प्लस F3 वैक्टर का मैग्नीट्यूड। मैंने मॉडुलस लगाया हुआ है मैग्नीट्यूड, तो इसको अंडर रूट से रिप्रेजेंट करेंगे। सिंपली F1 वैक्टर का मॉडुलिटी उसका स्क्वायर, F2 फोर्स F2 के मैग्नीट्यूड का स्क्वायर प्लस 2 F1 मैग्नीट्यूड F2 मैग्नीट्यूड कॉस 120 डिग्री, क्योंकि हमें पता है दोनों F2 और F3 के बीच में जो F2 और F3 यहाँ पर 1 और 2 नहीं है, F2 और F3 है। तो F2 और F3 में जो आपका एंगल है वो 120 डिग्री है। तो cos 120 की जो वैल्यू होती है वो होती है -1/2। ठीक है, इस तरीके से आप सॉल्व करोगे तो आपका R डैश निकल आएगा, जो कि 1/4πε0 3Q कैपिटल Q स्मॉल q अपॉन L²। इसी तरीके से हम दूसरे वाले के लिए भी हम निकालेंगे। जब हमने F1 और F2 लिया है, और हम देखेंगे कि जो F1 है और F2 है, F1 है और जो R डैश है, इन दोनों का जो मैग्नीट्यूड है दोनों बराबर है, दोनों का दोनों बराबर है। तो हमने सिंपली रिजल्टेंट वाला फार्मूला लगाया, और हम देखेंगे दोनों जब बराबर है तो वो होता है √(s² प्लस f² प्लस f² माइनस 2f²। तो रिजल्टेंट जो होगा वो 0 आएगा। सिंपली ये पूरा कैलकुलेशन है, इतना ज़्यादा एक्सप्लेन नहीं करना चाहिए, बट मैं कर रहा हूँ क्योंकि बहुत सारे लोग मेडिकल फील्ड से हैं, उनको समझ में नहीं आता है, क्योंकि उनके फिज़िक्स वगैरह में थोड़ी सी कमज़ोर होती है। तो कहीं ना कहीं मैंने बिल्कुल डिटेल में बताया कि हमें यहाँ पर 3 चीज़ें इस्तेमाल करना है। सबसे पहला सेंट्रॉयड हमें निकालने आना चाहिए, सेंट्रॉयड का डिस्टेंस निकालने आना चाहिए, कोलोम लॉ हमें पता होना चाहिए, हमें कुछ ट्रिग्नोमेट्री के बारे में पता होना चाहिए, और हमें रिजल्टेंट वेक्टर निकालने आना चाहिए। तो इस न्यूमेरिकल को आप कर लोगे, सिंपली रिजल्टेंट जो होगा 0 होगा। और मैं अगर आपको बताऊं, ये क्वेश्चंस बहुत ज़्यादा कॉम्पिटिटिव एग्जाम में भी आते हैं। ठीक है, हमेशा याद रखिएगा। ठीक है, इस क्वेश्चन को आप बिना सॉल्व करे भी कर सकते हो। ये क्वेश्चन आता है कि अगर एक स्क्वायर है, उस स्क्वायर पर के सभी कॉर्नर पर एक एक चार्जेस रखे हुए हैं, और उनके सेंट्रॉइड पर फोर्स निकालो, या उनके सेंट्रॉइड पर फोर्स निकालो। तो आप हमेशा याद रखना, जब भी सेंट्रॉइड की बात होती है तो डिस्टेंस बराबर होगा, और डिस्टेंस बराबर होगा और फोर्सेस के डायरेक्शन एक दूसरे से अपोजिट होंगे, तो एक दूसरे को वो कट करके ज़ीरो फोर्स हो जाता है। क्योंकि वो बॉडी स्टेबल सिचुएशन में होती है, और जब बॉडी स्टेबल सिचुएशन में होगी तो इसका मतलब है कि रिजल्टेंट फोर्स 0 है। ठीक है, तो ये ऑटोमेटिकली ये कॉमन सेंस से आप कर सकते हो कि अगर कोई भी एक बॉडी हो जिसमें किसी भी सेंट्रॉइड पॉइंट पर अगर आपको फोर्स निकालना है तो हमेशा वो 0 ही रहता है, रिजल्टेंट फोर्स हमेशा 0 आएगा। सेकेंड न्यूमेरिकल पर हम बात करते हैं। सेकेंड न्यूमेरिकल पे बिल्कुल सेम टू सेम ऐसा ही एग्जाम्पल नंबर 1.7। इसमें बस किया क्या, इसमें इन्होंने क्या किया, इसमें ए जो वर्टेक्स है वहाँ पर इन्होंने चार्ज जो रखा है वो क्यू रखा है, बी पॉइंट पर भी चार्ज क्यू रखा है, सी पॉइंट पर इन्होंने निगेटिव चार्ज रख दिया है। ठीक है, अब निगेटिव चार्ज रखने की वजह से डायरेक्शन अपने आप अपोजिट हो जाएगा। जो इंसान डायग्राम को समझ जाता है वो क्वेश्चन को कर लेगा। अब आप अगर ए पॉइंट की बात करो, इक्विलैटरल ट्रायंगल है, सभी एंगल 60 डिग्री है, डिस्टेंस LL है, ये कॉमन सेंस की बात है। जो ए पॉइंट है, आप देखोगे जो ए पॉइंट पर जो Q1 पर जो फोर्स Q2 की वजह से लग रहा है वो रिपल्सिव फोर्स लग रहा है, क्योंकि दोनों का साइन सेम है। तो F12 से हम रिप्रेजेंट कर रहे हैं वो आउटवर्ड साइड में। Q3 की वजह से जो फोर्स अट्रैक्ट हो रहा है, जो फोर्स एक्ट कर रहा है
Q1 पर वो ये अट्रैक्टिव टाइप का होगा, इसीलिए ये दोनों सेम डायरेक्शन में F13 से रिप्रेजेंट कर रहा है। और इन दोनों F12 और F13 में जो एंगल है वो 120 डिग्री है, तो इनका रिजल्टेंट जो है वो F1 वेक्टर से मैंने रिप्रेजेंट किया है। सिमिलरली हमने बी वर्टेक्स पर भी हमने वही काम किया कि जो ए की वजह से, जो Q1 की वजह से जो Q2 पर फोर्स हो लग रहा है वो F21 से रिप्रेजेंट कर रहा है, और जो Q3 की वजह से आपका Q2 पर फोर्स हो रहा है, एक्ट कर रहा है, वो अट्रैक्टिव होगा। लेकिन सी पॉइंट पर जब आप देखोगे ये थोड़ा सा चेंज हो जाता है, क्योंकि ये जो चार्ज है वो निगेटिव चार्जेस है, तो दोनों ही सिचुएशन में अट्रैक्टिव फोर्स होंगे। तो F31 और F32 दोनों के बीच में जो एंगल होता है वो 60 डिग्री होता है, बाकी दोनों में 120 डिग्री होता है। मतलब आप एक का अगर निकाल लो तो सिमिलरली करके दूसरा कर दोगे, लेकिन तीसरे पॉइंट का जो एंगल है वो निकालने के लिए आपको क्या करना होगा, एंगल चेंज करना होगा, रिजल्टेंट एंगल 60 डिग्री रखनी होगी। ठीक है, अब सिंपली हमें फॉर्मूला निकालना है, क्वेश्चंस निकालना है, और मैं आपको पहले ही बता देता हूँ इसका रिजल्टेंट फोर्स जो होगा इस ट्रायंगल में जितने भी चार्जेस रखे गए उनसे जो भी रिजल्टेंट फोर्स निकलेगा वो ज़ीरो ही होगा। ठीक है, ज़ीरो ही होगा, क्योंकि कोई भी क्लोज्ड बॉडी की वजह से, कोई भी स्टेबल बॉडी की वजह से जो फोर्स आता है वो ज़ीरो ही होता है। ठीक है, बट मैं इसको सॉल्व करके दिखाता हूँ आपको। अब हम देखें, सिंपली हमने क्या किया, हमने वो जैसे हमने लास्ट टाइम में किया था वही काम हमने यहाँ पर किया है। हमने लेट कर लिया है कि जो Q2 और Q3 पर जो फोर्स लग रहा है वो F1 वेक्टर है, और F1 जो है F12 प्लस F13 है। हमने रिजल्टेंट वेक्टर का फार्मूला लगाया और इस तरीके से हमने कोलोम्ब लॉ लगाया। F12 हमने रखा कोलोम्ब लॉ, ये रिपल्सिव है, प्रॉपर्ली मैंने रिप्रेजेंट कर दिया। अगर आप नोट्स बनाना चाहते हो नोट्स बना लो। ठीक है, F13 जो होगा वो अट्रैक्टिव होगा। ठीक है, 1 और 2 के बीच में 1 और 3 के बीच में अट्रैक्टिव होगा, 1 और 2 के बीच में रिपल्सिव होगा। ठीक है, मैंने यूनिट वेक्टर लगाया इसलिए मैंने साइन नहीं लगाया। जब आप वेक्टर में काम कर रहे हो तो साइन वगैरह मत लगाइएगा, ऑटोमेटिकली वो साइन लग जाता है। ठीक है, अब इन दोनों का जो मैग्नीट्यूड है वो मैंने एफ से रिप्रेजेंट किया और दोनों बराबर ही है। आप देखोगे दोनों बराबर ही है, तो हमने रिजल्टेंट फैक्टर रखा तो वो एफ आ गया। ये इक्वेशन नंबर सेकेंड हो गया। इसी तरीके से हमने सिमिलरली F2 भी निकाल लिया, वो भी एफ ही होगा। ठीक है, F31 निकालने के लिए हमने 1/4πε0 Q² R कैप रखा है जो कि अट्रैक्टिव है। F32 भी जो होगा 1/4πε0 Q² R कैप अट्रैक्टिव होगा। ये दोनों का मैग्नीट्यूड सेम है, दिखाई दे रहा है हमें। ठीक है, अब हमने इसमें भी रिजल्टेंट वेक्टर का फार्मूला लगाया, तो इसमें जो होगा √3F आएगा। मतलब जो सी पॉइंट पर जो फोर्स होगा वो F3 होगा और बाकी लोगों पर जो होगा वो F होगा। अब हमने सिंपली क्या किया दोनों, अब आप देखोगे हमने हर पॉइंट पर, हमारा न्यूमेरिकल यहीं पर ख़त्म हो चुका है, हमारा सॉल्यूशन निकल चुका है। ठीक है, अब ये जो F है, F को हम लोग F जो है वो 1/4πε0 Q² है। मतलब जो फोर्स Q3 पर एक्ट करेगा वो 1/4πε0 √3 Q² और जो Q1 और Q2 पर एक्ट करेगा 1/4πε0 Q² होगा। ठीक है, इसका कहीं ना कहीं इसका भी जो रिजल्टेंट होगा वो ज़ीरो होगा, क्योंकि हमें पता है जो ये आपका जो ट्रायंगल है वो स्टेबल बॉडी है। सो थैंक यू ऑल ऑफ़ यू, और मुझे उम्मीद करता हूँ कि ये वीडियो देखकर आपको सुपर पोजीशन से बहुत सारे न्यूमेरिकल सॉल्व करने का कॉन्सेप्ट समझ में आया होगा। तो प्लीज़ लाइक करिए मेरे वीडियो को, शेयर करिए ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को, और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए, क्योंकि आगे आने वाले वीडियोज़ जो होंगे वो और भी इंटरेस्टिंग होने वाले हैं। और अगर आप मुझे फॉलो करना चाहते हो, मेरे साथ मिलकर एक बहुत ही ज़बरदस्त बिजनेस आइडिया पर काम करना चाहते हो, तो आप मुझे इंस्टाग्राम पर कॉन्टैक्ट भी कर सकते हो।